sapiens. So let's start with our chapter number 1, an animal of no significance. इस चैप्टर को हरारी ने ऐसे स्टार्ट किया है कि सबसे पहले उन्होंने आउटलाइन किया है टाइमलाइन. उन्होंने इस चैप्टर में वो बताएंगे कि कैसे वक्त के साथ साथ चीज़ें चेंज हुई, किस चीज़ ने क्या रेवोल्यूशन लाई. तो वो कहते हैं कि सबसे पहले जो कॉग्निटिव रेवोल्यूशन थी वो हुई. कैसे हुई? उन्होंने कहा कि जब एंशिएंट ह्यूमंस बहुत पुराने दौर में जब इंसान थे वो उन्होंने अपनी मेंटल एबिलिटीज़ को, अपने जहन को जब काम करना उसने शुरू किया तो उन्होंने अपने जहनी एबिलिटीज़ को यूज़ करना शुरू किया और उससे उनको क्या हुआ कि कॉग्निटिव रेवोल्यूशन हुई. तो हरारी कहते हैं कि बेसिकली ये जो कॉग्निटिव रेवोल्यूशन और ह्यूमन की जो डेवलपमेंट है वो ऐसे रिलेटेड है कि जब इंसान ने अपनी मेंटल एबिलिटीज़ को यूज़ किया, सबसे पहले उसने स्टोरीज़ बनाना शुरू की, मतलब कि बातें बनाना शुरू की. तो वो कहते हैं कि उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आई. वो कैसी आई? जब इंसान ने सीखा कि वो फार्मिंग कैसे करता है. फिर वो कहते हैं कि साइंटिफिक रेवोल्यूशन आई. कैसे आई? जब इंसान ने रियलाइज़ किया कि वो ज़्यादा चीज़ों को डिस्कवर कर सकते हैं, जब उन्होंने फैक्ट्स को डिस्कवर करना शुरू किया, इसी दुनिया को सिर्फ ऑब्जर्व किया और इससे साइंटिफिक रेवोल्यूशन आ गई. फॉर एग्जाम्पल अगर हम न्यूटन को यहाँ पे कोट करें तो न्यूटन ने सिर्फ एप्पल गिरते हुए नीचे देखा, उसने कहा कि ये लॉ ऑफ ग्रेविटी, और हमने उसको मान लिया, हमने उसमें पूरी फिजिक्स बना दी. सो बेसिकली हरारी भी यही कहते हैं कि साइंटिफिक रेवोल्यूशन तब आई जब लोगों ने फैक्ट्स को डिस्कवर किया, इस वर्ल्ड को सिर्फ ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया. और इसी चीज़ से ये जो चारों रेवोल्यूशन है ये हरारी डिस्कस कर रहे हैं. हरारी कहते हैं कि जो बिग बैंग है वो 14 बिलियन ईयर्स अगो हुई और उससे सब कुछ क्रिएट हुआ, जो कि हमें आज तक बताया जाता है कि बिग बैंग से यूनिवर्स क्रिएट हुआ. उसके बाद 300,000 ईयर्स बाद उसके जो मैटर्स थे वो एक दूसरे के साथ जुड़ना शुरू हुए, वो एटम्स बन गए, मॉलिक्यूल्स और स्ट्रक्चर्स बनना शुरू हो गए, जैसा कि आप कहीं भी किसी भी जर्नल साइंस की बुक में पढ़ते आ रहे हैं. फिर वो कहते हैं कि 70,000 साल पहले ह्यूमंस जो थे उन्होंने मोर कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स में रहना शुरू कर दिया. एक कल्चर, हर सोसाइटी का एक कल्चर डेवलप्ड हो गया. तो उन्होंने कहा कि 3 इंपॉर्टेंट कल्चरल रेवोल्यूशंस आई, जिसमें सबसे पहले कॉग्निटिव रेवोल्यूशन जो कि आज से 70,000 साल पहले आई. फिर उन्होंने कहा एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन जो कि आज से 12,000 साल पहले आई. फिर उन्होंने कहा कि साइंटिफिक रेवोल्यूशन जो आज से सिर्फ 500 साल पहले आई. आप सबको रिनेसेंस का पता होगा, यूरोप में रिनेसेंस के बाद ही साइंटिफिक रेवोल्यूशन आई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई और कैसे हमारी जो पूरी दुनिया, पूरा जो एक रियलिटी है वो चेंज हो गई. इसी तरह हरारी कहते हैं कि इन रेवोल्यूशन से पहले तक, कॉग्निटिव, एग्रीकल्चर, साइंटिफिक रेवोल्यूशन से पहले तक जो ह्यूमंस हैं वो मतलब जानवरों की तरह ही रह रहे थे. जानवरों की तरह वो 2.5 मिलियन ईयर से सिर्फ इस दुनिया पे घूम रहे थे. उनके जो सोशल रिलेशंस थे वो ऐसे नहीं थे जैसे आज है, मतलब कि आज हमारी फैमिली है इस तरह की नहीं थी, बल्कि उनकी क्या थी, उन्हें सिर्फ खाना चाहिए था और वो इस अर्थ पे रह रहे थे. तो हरारी कहते हैं कि इसके बाद जब एनिमल्स जो थे उन्होंने ऑफस्प्रिंग्स उनके होते थे, एनिमल्स के बच्चे होते थे, तो उनको आज के साइंटिस्ट ने क्लासीफाई कर दिया स्पीशीज. फॉर एग्जाम्पल आप में किसी ने भी अगर बायोलॉजी पढ़ी है तो आपको याद होगा कि 9th, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में हम पढ़ते हैं कि सब किंगडम्स होते हैं, किंगडम प्लांटी या किंगडम एनिमिलिया. तो हरारी कहते हैं कि हमने कह दिया कि जो डंकीज़ हैं वो एक डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, ठीक है, और इसी तरह जो हॉर्सेज हैं वो डिफरेंट है. हमने कह दिया कि जो डिफरेंट किस्म के मतलब फ्रॉग्स हैं इनका डिफरेंट जीनस है. इसी तरह हमने कहा कि हर जो स्पेशियस है उसका एक कॉमन एंसेस्टर होता है जिसको जीनस बोलते हैं, ठीक है. अगर आप इसके लिए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजी पे वापस जाने की जरूरत है, फिर आपको पता चलेगा कि किंगडम होता है, ठीक है, किंगडम के नीचे जीनस आता है, जीनस के नीचे स्पेशियस आता है. स्पेशियस सबसे स्पेसिफिक फॉर्म होती है. जो ह्यूमंस है ना वो होमो सैपियंस है और जो हमारा ऊपर स्पीशीज है ना वो सैपियंस है, जिसका मतलब होता है वाइज, और हमारा जो जीनस है वो है होमो, ह्यूमन. तो ये हमारी बेसिकली होमो सैपियंस हम हैं, ये हमारी साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है. तो हरारी कहते हैं कि जो जितने भी होमो स्पीशीज हैं वो साउदर्न एप एक जो काइंड है उनसे इवॉल्व हुए हैं. तो हरारी कहते हैं कि 6 मिलियन ईयर्स अगो एक साउदर्न एप था, उसने 2 बच्चों को जन्म दिया. तो हरारी कहते हैं कि एक जो उनका बच्चा था वो अब चिंपैंजी का ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है और एक जो उसका बच्चा है ना वो होमो सैपियंस का ग्रेट ग्रैंड फादर है. लेकिन हरारी ये भी मेंशन करते हैं कि ह्यूमंस ये बात कभी भी नहीं मानना चाहते और वो खुद को एक यूनिक चीज़ मानते हैं. लेकिन अब हम क्योंकि ये बुक पढ़ रहे हैं सैपियंस, तो हमें हर डिटेल को एनालाइज करने की ज़रूरत है कि बेसिकली युवल नोआ हरारी का पॉइंट क्या था. इसी से तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है हम वो गैदर करेंगे. इट इज़ नॉट अबाउट बिलीविंग समथिंग, इट इज़ अबाउट नोइंग समथिंग. सो आपको हमेशा किसी चीज़ को जानने में और किसी चीज़ को मानने में, इन दोनों में फ़र्क रखने की ज़रूरत है. सो दिस वीडियो एंड दिस बुक इज़ अबाउट नोइंग, दिस बुक इज़ अबाउट गैदरिंग द इन्फॉर्मेशन. हरारी कहते हैं कि अभी तक जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने 6 डिफरेंट ह्यूमन स्पीशीज डिस्कवर किए. द फर्स्ट वन इज़ होमो निएंडरटल्स. ये बेसिकली यूरेशिया में पाए जाते थे. आइस जो लास्ट आइस एज है वहाँ तक इनको ट्रेस किया जाता है. फिर इसमें आता है होमो सोलियनिसिस, ये जावा में इंडोनेशिया में पाए गए.
होमो इरेक्टस जिनको अपराइट मैन कहा जाता है, ये ईस्टर्न एशिया में 2 मिलियन ईयर्स तक पाए गए। फिर साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया होमो फ्लोरियसियंसिस, इनको ड्वार्फ ह्यूमन स्पीशीज कहा जाता है, ये फ्लोरस आइलैंड इंडोनेशिया में पाए जाते थे। फिर है होमो डेनिसोवा, ये साइबेरिया में पाए गए। उसके बाद है होमो एर्गास्टर, इनको वर्किंग मैन भी कहते हैं, और ये भी साइबेरिया में पाए गए। इसी तरह बहुत ज़्यादा और स्पीशीज़ भी हैं जो अभी तक अननोन है, लाइक साइंटिस्ट ने उनका कोई ट्रेस नहीं फाइंड किया। तो साइंटिस्ट ये कहते हैं कि अबाउट 2 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब कि 10,000 साल पहले तक, 2 मिलियन ईयर्स से लेके 10,000 साल पहले तक 6 ह्यूमन स्पीशीज़ एग्जिस्ट करते थे एक ही टाइम पे अर्थ पे। मतलब जो जो उन्हें इसके मम्मीज़ मिली हैं, उससे उन्होंने जो भी डिस्कवर किया, जो भी DNA उन्हें फाइंड हुआ, उससे उन्हें पता चला है कि 6 ह्यूमन स्पीशीज़, 6 तरह के ह्यूमन स्पीशीज़ जो थे वो दुनिया में एग्जिस्ट करते थे 10,000 साल पहले तक भी। तो हरारी कहते हैं कि कोई अदर ह्यूमन जो है वो स्पीशीज़ आज एग्जिस्ट नहीं करता। आज सिर्फ एक ही ह्यूमन स्पीशीज़ एग्जिस्ट करता है जिसको होमो सेपियंस कहते थे, जो कि हम हैं। तो हरारी कहते हैं कि जो ह्यूमन स्पीशीज़ हैं उनके बहुत बड़े बड़े ब्रेन्स होते हैं, ठीक है, अपनी बॉडीज़ के लिहाज से भी। तो हरारी ने इसका एक फैक्ट बताया कि वो कहते हैं कि जो ह्यूमन ब्रेन था ना, वो आपकी जो पूरी बॉडी है ना, उसकी 25% एनर्जी यूज़ करते हैं। तो फिर आपके जो डिफरेंट पार्ट्स बॉडी, आपके जो मसल्स और बाकी चीज़ें हैं, उनके लिए कम रिसोर्सेज रह जाते हैं, 75% पूरी बॉडी के लिए बच जाते हैं। इसी वजह से अब क्या हो गया कि हमारे ब्रेन्स जो है वो 25% हमारी एनर्जी ले लेते हैं। तो हमारे जो मसल्स हैं वो हमारे वीक है एज़ कम्पेयर टू अदर मैमल्स। जैसे कि वो कहते हैं कि जो चिंपैंजी है वो आपकी अगर किसी इंसान के पास आए तो वो उसको ईजिली रिप अपार्ट कर सकता है, मतलब उसको खा सकता है, चीर फाड़ उसके आराम से कर सकता है। लेकिन ह्यूमंस भी वो मैमल्स ही हैं, लेकिन ह्यूमंस इस तरह नहीं कर सकते, उनके मसल्स बहुत वीक है एज़ कम्पेयर टू चिंपैंजी और अदर एनिमल्स। तो हरारी कहते हैं कि जो ह्यूमंस हैं उनकी जो सारी एनर्जी है ना वो उनके ब्रेन्स पे लग जाती है। लाइक उनको जो चीज़ स्पेशल बनाती है वो उनकी एबिलिटी टू थिंक है। तो हरारी कहते हैं कि जो हमारे फाइन ट्यून्ड मस्कुलर कंट्रोल और हैंड्स, मतलब कि जो हमारा, आपको रिफ्लेक्स आर्क का पता होगा, एक कंसेप्ट होता है कि हम अगर हमें कोई चीज़ गर्म टच करती है तो हम फ़ौरन से हाथ पीछे करते हैं, इसको रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं साइंस में। तो ये बेसिकली इस वजह से होता है क्योंकि हमारे ब्रेन में फ़ौरन से ये एक जाता है मैसेज कि आपको कोई चीज़ गर्म लग रही है और आप वो चीज़ अपना हाथ पीछे करते हो। अगर वो मैसेज ब्रेन तक ना जाए, ब्रेन उसको इंटरप्रेट ना कर सके, तो आपको ठंडा गर्म कुछ भी चीज़ का एहसास ना हो। और यही एक कंडीशन होती है। या कोई भी बंदा अगर पैरालाइज हो गया तो वो अपना हाथ चाक के भी पीछे नहीं कर सकता क्योंकि उसका जो ब्रेन है वो वैसे फंक्शन नहीं कर रहा। हरारी कहते हैं कि जो हम हैं, बाकी सारे जानवर आपने देखा है कि वो उनके हाथ नीचे होते हैं और टांगे भी नीचे होती हैं और वो अपनी हाथों और टांगों दोनों पे चल रहे होते हैं, लेकिन ह्यूमंस अपराइट चलते हैं, ठीक है, खड़े होकर चलते हैं। तो हरारी कहते हैं कि जो अपराइट चलने की एक चीज़ है ये भी फ्री में नहीं आ गई। हमारी जो अपराइट बॉडीज़ है वो हमारी, उसकी वजह से जो इंसानों की बर्थ कैनाल्स है ना वो बहुत छोटी होती हैं, और इसी वजह से क्या होता है कि जो चाइल्ड बर्थ के दौरान अक्सर रिस्क होता है डेथ का। लेकिन बाकी एनिमल्स में ऐसा नहीं होता क्योंकि वो इस तरह 2 टांगों और 2 हाथों पे चलते हैं, तो उनकी जो बर्थ कैनाल्स हैं वो बहुत बड़ी होती हैं और उनके जो ऑफस्प्रिंग हैं वो आराम से वॉर्म में डेवलप होते हैं। वो बहुत अरसे तक अपने जो मदर है उसके वॉर्म में ही रहता है। जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तब वो बाहर आता है, मतलब कि उनकी अकोमोडेशन इतनी होती है। लेकिन ह्यूमंस में जो फीमेल्स होती है उनकी बर्थ कैनाल बहुत छोटी होती है, तो उन्हें बच्चा बहुत जल्दी डिलीवर करना पड़ता है और उसकी जो बाकी सारी नशोनमा जो होती है वो बाहर आके करते हैं क्योंकि उनकी बर्थ कैनाल बहुत छोटी होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ह्यूमंस अपराइट चलते हैं। फिर हरारी कहते हैं कि इंसान अपने आप को स्पेशल समझता है क्योंकि उन्हें लगता है कि जो हमारी लर्निंग एबिलिटीज़ हैं, जो हमारे सोशल डायनामिक्स है, वो हमें दूसरे जानवरों की निस्बत सुपीरियर बनाते हैं। लेकिन हरारी कहते हैं कि यही जो हमारी एबिलिटीज़ हैं हमने इनको 2 मिलियन ईयर्स तक बिल्कुल यूज़ नहीं किया। जो अगर एंशिएंट ह्यूमंस को देखें तो वो वीक थे, मार्जिनल थे और फोरेजर्स थे, मतलब कि हंटर गैदरिंग सोसाइटीज़ में रहते थे और कार्निवोरस थे। अब आपको पता होना चाहिए हर्बीवोरस क्या होता है, कार्निवोरस क्या होता है। ये भी एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं। हर्बीवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स पे गुजारा करते हैं और कार्निवोरस वो होते हैं जो मीट खाते हैं। तो हम भी या जो हमारे एनिमल्स इंसेस्टर्स थे वो भी कार्निवोरस थे। फिर जो हरारी है वो कहते हैं कि जो एंशिएंट ह्यूमंस हैं वो जो भी प्रीडेटर्स का लेफ्ट ओवर्स था वो कहते हैं कि वो उस पर सर्वाइव करते थे। लेकिन अब क्या है, अब हम टॉप ऑफ द फूड चेन है। हरारी कहते हैं कि उस वक्त हम मिडल ऑफ द फूड चेन थे, मतलब कि एक फूड चेन का एक पूरा साइकिल होता है कि हु इज़ एट द टॉप ऑफ द फूड चेन। तो जाहिर सी बात है अब तो ह्यूमंस है। तो हरारी कहते हैं कि क्या हुआ कि 100,000 ईयर्स अगो
हम के बाद हम अचानक से फूड चेन में क्या हो गया, टॉप ऑफ द लिस्ट आ गया। इसी तरह कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि जो ह्यूमन टॉप ऑफ द फूड चेन आए हैं और जो ह्यूमंस का डोमेस्टिकेशन ऑफ फायर, डोमेस्टिकेशन होता है किसी चीज़ को अपने घर पे मतलब ले आना, घर तक महदूद कर देना, कोई चीज़ जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल हो जाए, बहुत आम सी हो जाए। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि जो डोमेस्टिकेशन ऑफ फायर है उसका भी एक बहुत ज़्यादा कनेक्शन है ह्यूमंस के टॉप पे आने का। वो कहते हैं कि जो ह्यूमंस हैं उन्होंने 800,000 साल पहले से वो फायर यूज़ कर रहे हैं, और 300,000 साल पहले का अगर रिकॉर्ड ट्रेस किया जाए तो हमें पता चलता है कि जो होमो इरेक्टस और होमो निएंडरथल से ये रेगुलरली फायर यूज़ करते थे। क्यों यूज़ करते थे? क्योंकि ये एक रिलायबल सोर्स था वार्मथ का और लाइट का, मतलब ठंडे इलाकों में इससे गर्मी महसूस होती थी और लाइट के लिए भी यूज़ होती थी। फिर ये एक वेपन के तौर पे भी यूज़ होती थी अगेंस्ट प्रीडेटर्स। उसके अलावा इससे कुकिंग भी होती थी, जिससे क्या हुआ कि ह्यूमन स्पीशीज़ ने पका के खाना शुरू कर दिया। उससे पहले वो ये सारी चीज़ें कच्ची खा जाते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ह्यूमंस ने वीट और इस तरह की जो फूड थी वो भी अपनी डाइट में शामिल कर ली। तो हरारी कहते हैं कि जब से कुकिंग स्टार्ट हुई है उससे क्या हो गया, ह्यूमंस का जो इंटेस्टाइन था वो छोटा हो गया, और जो उनके टीथ और जॉज थे वो भी छोटे हो गए, और उनके जो ब्रेन्स थे वो बड़े हो गए। और पहले क्या होता था कि वो ब्रेन से इतना काम नहीं लेते थे, दूसरा काम उनका ज़्यादा होता था। तो हरारी कहते हैं कि जो डोमेस्टिकेशन ऑफ फायर है वो एक साइन था फॉर थिंग्स टू कम। साइंटिस्ट कहते हैं कि उन्हें एग्जैक्टली नहीं पता कि कब होमो सेपियंस इवॉल्व हुए, लेकिन मोस्टली ये एग्री करते हैं कि अराउंड 150,000 ईयर्स अगो होमो सेपियंस बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे अफ्रीका में, और 70,000 साल पहले होमो सेपियंस जो थे वो स्प्रेड होना शुरू हो गए टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इसी नैरेटिव में लेकर 2 थ्योरीज आती हैं जो इस चीज़ को एड्रेस करती हैं। द फर्स्ट वन इज़ द इंटरब्रीडिंग थ्योरी एंड द सेकेंड वन इज़ द रिप्लेसमेंट थ्योरी। जो इंटरब्रीडिंग थ्योरी है वो कहती है कि जो सेपियंस हैं उन्होंने ब्रीड करना शुरू किया विद अदर ह्यूमन स्पीशीज़, और इसी तरह उनकी जो थे वो स्प्रेड होना शुरू हो गए, वो फैल गए। इंटर का मतलब यही होता है इन बिटवीन। तो जब एक स्पीशीज़ के अंदर ही जब इंटरब्रीडिंग स्टार्ट हुई तो उससे क्या हो गया कि यूरेशियंस बने जो कि पार्ट सेपियंस थे और पार्ट निएंडरथल्स थे, मतलब कि वो हाफ सेपियंस थे हाफ निएंडरथल्स थे। इसी तरह जो ईस्ट एशियंस हैं वो पार्ट सेपियंस थे और पार्ट होमो इरेक्टस थे। अब जो रिप्लेसमेंट थ्योरी है वो कहती है कि जो इंटरब्रीडिंग बिटवीन डिफरेंट ह्यूमन स्पीशीज़ वुड हैव प्रोड्यूस स्टेराइल ऑफस्प्रिंग्स, मतलब कि जब इंटरब्रीडिंग हुई डिफरेंट ह्यूमन स्पीशीज़ में तो उसमें जो आगे ऑफस्प्रिंग्स हुए वो स्टेराइल हुए, मतलब कि इनफर्टाइल, जो कि आगे जिनके बच्चे नहीं हो सकते थे। तो इसका मतलब ये है कि कुछ स्पीशीज़ सेपियंस जो थे उन वो आइदर आउटलिव्ड हुए या उन्होंने अदर ह्यूमन स्पीशीज़ को मार दिया। तो इसी वजह से जो एंड पे स्पीशीज़ रह गए वो जो कि हम हैं वो हम 100% होमो सेपियंस, हमारे जो इंसेस्टर्स हैं वो 100% होमो सेपियंस ही थे। और इसी वजह से जो रिप्लेसमेंट थ्योरी है वो ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि ये क्लेम करती है कि जितनी भी रेसेस थी वो जेनेटिकली आइडेंटिकल थी, और इससे क्या होता है कि जो रेसिज्म है इसको ये डिस्करेज करती है। ये बताना चाहती है कि कोई फ़र्क नहीं है इंसानों में, सब इंसान इक्वल है, इसीलिए रिप्लेसमेंट थ्योरी को आज के दौर में ज़्यादा माना जाता है। लेकिन 2010 में जो जेनेटिस्ट होते हैं, मतलब जो कि जीन्स पे काम करते हैं या जो जीन साइंटिस्ट होते हैं, उन्होंने डिस्कवर किया कि जो 4% ऑफ जो यूरेशियन ह्यूमन DNA है उसमें किस चीज़ का DNA है, उसमें निएंडरथल्स जीन्स भी हैं, और जो 6% अब ओरिजिनल ऑस्ट्रेलियन रहे हैं। आपको पता है जो ऑस्ट्रेलिया में अब ओरिजिनल पूरी ह्यूमन काइंड थी उनका जो DNA है उसमें डेनिसोवन जीन्स पाए जाते हैं, जो कि होमो डेनिसोवन हमने डिस्कस किया। इससे ये पता चलता है कि जो सेपियंस हैं उनकी मेटिंग हुई थी विद अदर ह्यूमन स्पीशीज़। इसी तरह जो निएंडरथल्स और जो डेनिसोवंस हैं वो जेनेटिकली बहुत क्लोज हैं, इतने क्लोज हैं कि अगर वो एक दूसरे के साथ ब्रीड करें तो वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स ही पैदा करेंगे। लेकिन ये जो परसेंटेजेस हैं ये इतनी कम हैं कि सेपियंस ने ही डोमिनेट करना था होमो स्पीशीज़ को, इसी वजह से जो सेपियंस हैं वो टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो सेपियंस हैं उन्होंने जीनोसाइड कमिट किया और उन्होंने इंटेंशनली अदर होमो स्पीशीज़ जो थे 6 हमने जो डिस्कस किया उन सबको इरेडिकेट कर दिया। खैर अब जो यहाँ पे युवल नोआ हरारी कहते हैं कि जो ह्यूमंस हैं उनको अपने आप को यूनिक समझना बहुत अच्छा लगता है। इसी वजह से जब चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी, जिससे पता चलता है कि चिंपैंजी और मंकी हमारे एंसेस्टर्स हैं, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को नापसंद किया और उन्होंने कहा कि नहीं। और जब डार्विन ने कहा कि जो होमो सेपियंस आर जस्ट अनदर काइंड ऑफ एनिमल, तो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। कुछ इसको आज भी डिनाई करते हैं।
और इस पर युवल नोआ हरारी का टेक ये है कि सच तो सिर्फ ये है कि होमो सैपियंस जैसे ही दुनिया में स्प्रेड हुए हैं ना, बाकी सारे जो ह्यूमन स्पीशीज़ थे वो एक्सटिंक्ट होना शुरू हो गए, वो ख़त्म हो गए। तो हरारी सोचते हैं कि किस किस्म का कल्चरल, पॉलिटिकल और रिलीजियस सिस्टम होता है इस दुनिया में अगर हमारे साथ साथ जो बाकी 5 ह्यूमन स्पीशीज़ हैं वो भी कोएग्जिस्ट करते, और जो लास्ट 10,000 ईयर्स गुजरे हैं उसमें सिर्फ जो सैपियंस हैं वो लास्ट सर्वाइविंग स्पीशीज़ ना होता। लेकिन है ऐसा ही कि पिछले 10,000 साल से सैपियंस ही इस वर्ल्ड पे रूल कर रहे हैं और लास्ट सर्वाइविंग ह्यूमन स्पीशीज़ है जितना कि हम जानते हैं। सो यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 एंड हुआ है एंड इट सीम्स इट वाज अ वेरी लॉन्ग चैप्टर। एक्चुअली वी नीड टू सेट द पेस एंड बेस ऑफ दिस बुक, इस वजह से ये चैप्टर 1 बहुत लॉन्ग है, लेकिन आगे हमारे जो चैप्टर्स हैं वो शॉर्ट होंगे एंड विल ट्राई टू कवर दिस बुक इन अ शॉर्टर पीरियड।